नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSS, EMRS, NVS, KVS, BPSC, MPPSC, RPSC और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, सभी की तैयारी सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी थ्योरी क्लासेस करवाई हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है उन्हीं थ्योरी क्लासेस की, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। सभी जगह सभी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगे, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कई सारे म्यूज़िक पेपर सॉल्यूशन भी करवाए हैं, जिसमें MPPSC, MP सेट, UGC नेट, AWS और भी कई सारे हैं। तो इनको भी आप जाके देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में DSSS म्यूज़िक एग्ज़ाम के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कुल किए थे। तो आज ये सेकेंड पार्ट है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको टोटल 32 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को हमारी न्यू बैच के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल ने नया बैच स्टार्ट किया है। सभी म्यूज़िक एग्ज़ामों के लिए यूजीसी नेट, DSSS, EMRS, NVS, KVS और जितनी भी कॉम्पिटिटिव म्यूज़िक एग्ज़ाम्स है, सभी के लिए ये बैच है। इस बैच के अंतर्गत आपको हर वीक लाइव क्लासेस मिलेंगी। 3 लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके टीचमेंट ऐप पर होने वाली लाइव क्लास, और इसके अलावा उनकी रिकॉर्डिंग्स, PDF सब आपको प्रोवाइड करी जाएगी। स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा और हर वीक आपके टेस्ट भी होंगे, जिसमें आपके एक टेस्ट में 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इस कोर्स की जो प्राइस है आपकी 599 रुपीज़ है, यानी 600 रुपीज़ पर मंथ का ये कोर्स आपको पड़ेगा। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर से रजिस्टर हो सकते हैं, और इसकी लिंक मतलब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप में से कोई मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट उससे जुड़ चुके हैं, 400 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, और वो सभी टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे उनकी आगामी म्यूज़िक एग्ज़ामों में उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट हमारा ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो MPTET वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था काफ़ी पहले, जो कि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये 1.5 मंथ का कोर्स था। इसकी 1250 रुपीज़ फ़ीस थी, और इसी में अब मैंने 1.5 मंथ का और इंक्लूड करके, मतलब 1.5 मंथ आपकी लाइव क्लासेस जो MCQ की है वो चलेगी। इसमें मैंने थ्योरी सब करवा दी थी कंप्लीट। अब अगर MCQ की क्लास आप लेना चाहते हैं तो इस कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। उसमें जो आपकी MCQ क्लास होने वाली 1.5 मंथ की, वो बिल्कुल आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। उसका कोई भी चार्ज हमने नहीं रखा है। वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो जब आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तब आप उसको पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए कोई फीस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसके अलावा वो 1.5 मंथ की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, अब हम हमारे जो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 है उस पे चलते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं DSSS के पेपर के सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 में। तो इसमें हम 131 से लेकर 152 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। 162 तक, सॉरी 30 हो गए थे ना, 30 और 30 160, और 2 क्वेश्चन ऊपर, यानी 162 तक हम इसमें करने वाले हैं। इसके पहले वाला जो मैंने पार्ट बताया था, अगर आप में से उसको किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस पुराने पेपर के करा चुका हूँ मैं। उन 30 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन था 109 नंबर का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
कि जो 109 नंबर क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था पश्चिमी संगीत में खालिस्तान यह सामान्यतः उपयोग होने वाली स्वर लिपि पद्धति है। तो सामान्यतः में सोल्फा स्वर लिपि जो मैंने आपको आंसर बताया था, तो ये पुरानी स्वर लिपि है। तो अभी के हिसाब से इसमें स्टाफ होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन चूंकि इन्होंने स्टाफ यहाँ पे बताया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा संगीत सारणी पद्धति, संगीत सारना स्वर लिपि। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टाफ नोटेशन होना चाहिए, चूँकि ऑप्शन में नहीं है, तो संगीत सारणी स्वर लिपि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो पेपर का जो सेकंड पार्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो 131 जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि खालिस्तान ने टप्पा गायकी का आविष्कार किया। तो किसने किया था ये मैंने कल ही आपको बताया था, गुलाम नबी शोरी जी ने। इनका उपनाम है शोरी मियाँ, शोरी मियाँ। कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। और अमीर खुसरो जी ने कई सारे आविष्कार किए हैं, जैसे ख्याल का आविष्कार, छोटे ख्याल का 14वीं शताब्दी में इन्होंने आविष्कार किया था, छोटे ख्याल का। और आपका तराने का आविष्कार इन्होंने किया है। सितार का आविष्कार इनसे माना जाता है, सितार का। तबले का आविष्कार इनसे माना जाता है आपके। और रागों का आविष्कार भी इन्होंने किया है, जैसे सरपरदा राग इनका हैगा। ईमन यानी यमन राग इनका हैगा, जिसको इन्होंने ईमन कहा था शुरू में और फिर वो आगे चल के यमन हो गया। और बाकी हम देखें तो इन्होंने तालों का आविष्कार भी किया है, जिसमें त्रिताल, सुलताल, झुमरा और भी कई ऐसे ताल हैं जिनका आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया है। तो काफ़ी योगदान रहा है हमारे संगीत में अमीर खुसरो जी का। अब्दुल करीम खां साहब की बात करें तो ये है आपके किराना घराने से। कौन से घराने से? किराना घराने से। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किराना घराने के कलाकार हैं अब्दुल करीम खां, और गुलाम अली खां साहब हैं पटियाला घराने के, पटियाला घराने के। इनके पुत्र का नाम है मुनव्वर अली खां, मुनव्वर अली खां। और इनका प्रिय बाजा है वाद्य कानून। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। का करूँ सजनी, याद पिया की आए, सब इन्हीं की देन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सितार एकल वादन में बजाई गई विलंबित बंदिश है। तो कौन सी गत है वो? तो वो है मसीद खानी गत। इसका मुखड़ा जो होता है वो होता है 5 मात्रा का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। और 12वीं मात्रा से इसकी शुरुआत होती है और ये त्रिताल में बजाई जाती है, त्रिताल में बजाई जाती है। रजा खानी गत जो है वो द्रुत लय से संबंधित है, जैसे ये आपके विलंबित से संबंधित है वैसे द्रुत लय से। और मसीद खानी गत का आविष्कार मसीद खान ने किया है, और रजा खानी गत का आविष्कार रजा खान ने, गुलाम रजा ने किया है। और प्रबंध जो है वो आपका निबद्ध गान में आता है, यानी ताल और स्वर से निबद्ध जो होता है वो प्रबंध गान होता है। तराना जो है अभी मैंने बताया आपको, तराने का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने कहा है, अमीर खुसरो जी ने किया है। कई जो पुराने कलाकार हुए हैं और सब मतलब अभी तक जितने भी कलाकार हुए हैं सब मानते हैं कि तराने के शब्द निरर्थक होते हैं, लेकिन एकमात्र जो उस्ताद आमिर खां साहब हैं उन्होंने तराने के शब्दों को ईश्वर से जोड़कर बताया है, यानी अल्लाह से जोड़कर, उनके मतलब धर्म के जो भगवान है अल्लाह, उनसे जोड़कर बताया है कि तराने के बोल उनसे जुड़े हुए हैं, वो निरर्थक शब्द नहीं है। तो सब ने अलग अलग कुछ अपने दिए हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि उस्ताद आमिर खां साहब ने तराने के बोल को निरर्थक नहीं बताया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने घराना स्थापित किया है। तो कौन सा घराना स्थापित किया है? मैयर घराना स्थापित करा है। मैयर बैंड के संस्थापक भी अलाउद्दीन खां साहब हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह भी मैयर में होता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी जो वो है आपकी, वो आपकी है भोपाल में। याद रखिएगा, इसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं, स्टूडेंट्स लोग सब इसमें मैयर पुट करके आ जाते हैं, लेकिन जो एकेडमी है वो आपकी कहाँ पे है? भोपाल में है। तो याद रखिएगा, इनकी पुत्री का नाम है अन्नपूर्णा देवी,
1927 में उनका जन्म हुआ था अन्नपूर्णा देवी का, रोशन आरा बेगम जिनको कहते हैं। और उनके जो पति हैं वो हैं पंडित रविशंकर यानी इनके दामाद, और इनके जो भाई हैं वो है उस्ताद अली अकबर खां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रेष्ठ कर्नाटकी वायलिन संगीतज्ञ जिन्होंने 7 स्वरों की वायलिन की रचना की और उसका विकास किया। अब हम जो पढ़ते हैं वायलिन कितनी तारों का होता है? 4 तारों का। 4 तारों का हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आविष्कार किया है पीटीलू चौड़ैया ने इसका आविष्कार किया है 7 तार की वायलिन का। इनके बारे में बात करें तो ये मैसूर के हैं ये, और इनके गुरु का नाम है बिदराम कृष्णप्पा। ये इनके गुरु का नाम है कृष्णप्पा इनके गुरु का नाम है। इसको एक ही मात्रा कर लीजिएगा। तो बेदीनाम कृष्णप्पा इनके गुरु का नाम है। तो ये थी इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ नई और अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित वेंकटमखी पद्धति के अनुसार कर्नाटकी संगीत में खालिस्तान मेल करता राग हैं। तो कितने राग हैं? 72 राग हैं। भातखंडे जी ने गणिता अनुसार 32 थाट माने हैं, लेकिन जो मुख्य उन्होंने थाट माने वो कितने हैं? 10 है। और दक्षिण में कितने थाट माने हैं? मुख्य 19 माने हैं। तो याद रखिएगा मुख्य थाट है 19 दक्षिण में, और मेलकर्ता के हिसाब से 72 माने हैं वेंकटमखी जी ने, और ऐसे ही भातखंडे जी ने गणिता अनुसार 32 माने हैं, और ऐसे उनके मुख्य थाट हैं 10। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। खालिस्तान को समूह से प्रसादित कर सकते हैं। तो तान का हमको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समूह स्वरों में इसको गाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका तान हो जाएगा। मीण ज़्यादा स्वरों में नहीं लिया जा सकता, यानी एक सीमित स्वर है उसमें, लेकिन तान को एक हम ग्रुप में गा सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ नोट्स आप कह सकते हैं, यानी स्वरों के समूह में गा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? याद रखिएगा कि खालिस्तान को समूह से प्रसादित कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अभी काफ़ी हैं पेपर में, अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन वादी स्वर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्राचीन वादी स्वर को अंश स्वर कहते हैं। इसके लिए जीव स्वर भी संज्ञा उपयोग की जाती है, राजा स्वर भी कहते हैं इसको, और रानी स्वर भी कहते हैं। या भी एमपी टेट में प्रश्न आया था कि रानी स्वर किसको कहते हैं, तो वादी स्वर को रानी स्वर भी कहते हैं। यानी अंश स्वर, जीव स्वर, रानी स्वर, राजा स्वर और वादी स्वर, ये इसके 5 नाम है। पाँचों नाम आप याद रखिए, कहीं से भी पूछ लें तो आपको बताते आना चाहिए। ग्रह स्वर किसको कहते हैं? जहाँ से गीत का आरंभ होता है, गीत का आरंभिक स्वर जो होता है वो आता है आपका ग्रह स्वर। याद रखिएगा। न्यास स्वर कौन सा होता है? जिस पर गीत का अंतिम भाग समाप्त होता है, उसको हम न्यास स्वर कहते हैं। याद रखिएगा। संन्यास किसको कहते हैं? जिस पर गीत का प्रथम भाग समाप्त होता है, उसको संन्यास कहते हैं। ये सब मैंने आपको प्राचीन का बताया है। अब अगर मैं आधुनिक न्यास की बात करूं, तो आधुनिक न्यास किसको कहेंगे? जैसे कोई राग हम गा रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस स्वर पे ठहरते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आधुनिक न्यास कहेंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, और इसका करेक्ट आंसर आपका अंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। मेहंदी हसन प्रसिद्ध खालिस्तान गायक है। शायद ही किसी को ये प्रश्न नहीं आता होगा, तो ये किसके गायक हैं? गज़ल के गायक हैं। सूफी भी थोड़ा बहुत गाते थे, लेकिन मेन इनका गज़ल है। राग तरंगिनी के लेखक थे, तो कौन थे राग तरंगिनी के लेखक? लोचन जी ने कितने मेल बताए हैं? तो 12 मेल बताए हैं। इन्हीं के मेलों में एक मेल जोड़ के हृदय रमा, जो कि किसका है? हृदय नारायण देव जी ने 13 मेल बताए हैं। तो इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। अगर लोचन की हम बात करें तो लोचन ने राग तरंगिनी का आविष्कार किया है, और लोचन जी ने थाट को संस्थान की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? संस्थान की। आप याद रखिएगा। थाट के 3 नाम है, थाट, मेल और संस्थान। ये तीनों आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में किसी से भी कुछ भी आ जाए तो आपको बताते आना चाहिए। अभी एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न आया था जब कि ना आप थाट
थाट किससे संबंधित, मतलब थाट शब्द से क्या संबंधित नहीं है, या भिन्न को चुने, ऐसा प्रश्न आया था। तो उसमें थाट, मेल, संस्थान और एक आपका ऑप्शन और था। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत किया था, लेकिन उसका आंसर जो लास्ट वाला था वो था। तो इस प्रकार के प्रश्न, भरत जी का पता है सभी को नाट्यशास्त्र, नारद जी के 2 मुख्य ग्रंथ है नारदी शिक्षा और संगीत मकरंद, और अहोबल जी का है संगीत पारिजात। याद रखिएगा, ये सब आपको पता है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में 2 मात्रा दिखाने के लिए संकेत होता है। ये देखिए, मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको कि ये नीचे 2 दिए हैं जो उन्होंने CD ऑप्शन, ये क्या है। तो आपका ये वाला जो हो जाएगा ये आपका 2 नाक जैसा ही है, तो D वाला इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है क्रॉस का, ये हमारे हिंदुस्तानी में सम के लिए उपयोग होता है, और वहाँ 4 मात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, 4 मात्रा के लिए। और 0 का जो निशान है वो हाफ मात्रा के लिए है, हाफ मात्रा के लिए। और नेक्स्ट हम अगर बात करें खाली जो होती है, तो पलुस्कर पद्धति में प्लस का निशान उपयोग किया जाता है, और सम के लिए वहाँ पे 1 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ पे D वाला हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन प्रॉपर दिख नहीं रहे, C या D में से एक होगा, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है कि ये जो आपका है नाग वाला जो चिन्ह होता है इस प्रकार का, तो ये आपका जो होता है वो 2 मात्रा के लिए प्रयोग होता है। 10 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हमने। नेक्स्ट, यह परमेल प्रवेशक राग है, तो कौन सा परमेल प्रवेशक राग है इसमें से? मुल्तानी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। परमेल प्रवेशक राग वो होता है जो एक थाट से हम दूसरे थाट में जाते हैं उसी राग में, उसको हम परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। तो भोपाली में तो कोई थाट चेंज नहीं होगा, बिलावल थाट का बिलावल थाट ही रहेगा। कल्याण में भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, और जोग में भी नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी में चेंज होगा। तो ये आपका हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग। नेक्स्ट आपका आता है, खालिस्तान ने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किया, तो शास्त्रीय संगीत में सर्वप्रथम बांसुरी को बजाने का श्रेय पन्नालाल घोष जी को जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया जी भी आपके बांसुरी से संबंधित हैं। गौड़ सारंग का थाट है, तो कौन सा थाट है गौड़ सारंग का? कल्याण थाट है, वक्र जाति का है ये। प्राचीन प्रबंध में भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ये आपके प्राचीन प्रबंध के भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जिस लयकारी में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। जिस लयकारी में 2 स्वरों को 2 मात्रा में गाया जाता है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे 2/3 आपकी बनेगी, क्योंकि देखा जाए तो 2 मात्रा को 2 मात्रा में, तो को बटे में का फार्मूला लगाने पर 1 आएगा, तो इसीलिए 1 मात्रा में 1 ही स्वर, तो आपके 2/3 बनेगी। आड़ी नहीं होगा, क्वाड़ी नहीं होगा, तिगुन भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये आएगा। आधुनिक श्रुति पद्धति के अनुसार शुद्ध मध्यम में श्रुति होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। सामापा की 4 श्रुतियाँ होती हैं, मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। सामापा की 4 होती है, वैसे सभी को पता होगा ये। रेधा की आपकी कितनी होती है? 3 होती है। और गानी की कितनी होती है? 2 होती है। बेसिक से प्रश्न भी कभी कभार काफ़ी उलझा देते हैं, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है 147 नंबर का क्वेश्चन। जिस बंदिश में गीत, तबला, बोल और सरगम है वह है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिवट। अगर यहाँ पे तराना आ जाता तो यहाँ पे फिर आपका ये हो जाता आपके चतुरंग, क्योंकि गीत उसके बाद देखिए चतुरंग का क्या रहता है? गीत, फिर तराने के बोल, उसके बाद आपकी सरगम। गीत में आपका कोई सा भी गीत आ सकता है, जैसे ख्याल आ सकता है, आपका ध्रुपद भी ले सकते हैं हम। तो गीत, तराने और सरगम के बोल, और उसके बाद पखावज या तबले के बोल आपके आ जाएंगे। पखावज या तबले के बोल पूरा लिख लीजिएगा ये आप। तो पखावज या तबले के बोल, तो ये आपका होता है चतुरंग। लेकिन यहाँ पे आपके गीत और ये इन्होंने यहाँ पे, ये मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे आपके कॉमा क्यों लगाया है? ये कॉमा नहीं आएगा, ये कॉमा गलत है यहाँ पे। तो तबला, बोल और सरगम, तो ये आपका आ जाएगा त्रिवट
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा त्रिवट। कहाँ लग रहा है ये, चलिए वापस से इसको लगा देते हैं एक बार। त्रिवट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अड़ाना यह खालिस्तान राग है, तो ये कौन सी जाति का है अड़ाना? अड़ाना आपका है उत्तरांग प्रधान राग है, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका आता है ताल तीव्रा की मात्राएं होती है, तो कितनी मात्राएं होती हैं ताल तीव्रा की? 7 मात्राएं होती हैं कुल, तो 7 मात्राएं। और इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा ताल है जिसमें खाली नहीं होती, तो उसका नाम है तीव्रा। यही आपका आंसर होता अगर इस प्रकार का प्रश्न आता। तो 7 मात्राएं होती है। स्वरों को विविध पद्धति से गाने को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आरोही वर्ण, शुरू से लिखते हैं हम, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आरोही वर्ण। आरोही वर्ण में जैसे हम सिर्फ आरोह आरोह के अगर स्वरों को गाएंगे, सारे रेगा रेगा इस प्रकार से अगर हम गाते हैं, या फिर सारे गमा पद जो हम आरोह में गाते हैं इस प्रकार से। और अवरोही वर्ण आपका क्या हो जाएगा? अवरोही वर्ण जो हम उत्तरांग से जो हम आते हैं, यानी सानी दपा सानी नीदा दपा इस प्रकार से जो भी गाएंगे हम, वो अवरोही वर्ण में आएगा। फिर स्थाई वर्ण आपका एक होता है तीसरे नंबर का। स्थाई वर्ण में अगर मैं सासा यानी रिपीट पोर्शन जो आता है वो स्थाई वर्ण में आ जाएगा। और संचारी में सब मिक्स चलता है, संचारी में सब मिक्स हो जाता है, यानी आरोही के भी वर्ण आ सकते हैं, अवरोही के भी, और आपके स्थाई के भी, यानी मिक्स, यानी सासा रे रे ले लिया बीच में, सारे रेगा ले लिया, या सारे गमा ले लिया, कुछ भी बीच में अगर मैं ले लेता हूँ तो ये आपका संचारी। तो इस प्रकार से 4 टोटल इसके वर्ण के प्रकार होते हैं, और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 151। खालिस्तान को अर्धदर्शक स्वर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अर्धदर्शक स्वर? अर्धदर्शक स्वर किसको बोलते हैं? तो मध्यम को कहते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है प्राचीन निबद्ध गान जिसमें ताल स्वर और गीत होता है, वह है, तो वह कौन सा है? प्रबंध है। नेक्स्ट चलते हैं हम रागांग आधारित राग वर्गीकरण पद्धति में खालिस्तान रागांग बताए गए हैं, तो कितने रागांग बताए गए हैं? 30 रागांग। और रागांग पद्धति का जो है आविष्कार किसने करा है? तो वो क्या है आपके नारायण, लिखते चलिए, नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर, ये सब जानकारी में काफ़ी मेहनत करता हूँ इसमें, नारायण मोरेश्वर खरे जी, और ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। प्राचीन श्रुति पद्धति में खालिस्तान ग्राम थे, तो कितने ग्राम थे? 3 ग्राम थे। षडज ग्राम यानी सा का ग्राम, म का ग्राम और ग का ग्राम, यानी षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है खालिस्तान ने कुछ निषाद वाले राग गाने के लिए मंद्र पंचम तानपुरे के तार का निषाद से समस्वरण करने का रिवाज प्रारंभ किया। जैसे हमको पता है कि जो जो आपके तानपुरे के स्वर मिलाए जाते हैं, तो किस प्रकार से मिलाए जाते हैं? प सा सा, ये आपका मिलता है पूरा, ये आपको पता है। तो यह आपका आखिरी वाला मंद्र षडज में, और बाकी बीच के 2 मध्य सा में होते हैं। तो जब हम कोई निषाद वाला राग गा रहे हैं, यानी जिसमें पंचम नहीं है या मध्यम नहीं है, ऐसा कोई सा हम राग गा रहे हैं, सपोज मैं गा रहा हूँ सोहनी गा रहा हूँ मैं, या फिर मैं पुरिया गा रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि मध्यम शुद्ध कहीं पर भी नहीं है और पंचम भी कहीं पर नहीं है, तो वो आपका हम निषाद से मिलाएंगे, शुरू में निषाद से मिला देते हैं। तो ये परंपरा किसने शुरू करी? मंद्र निषाद से मिलाते हैं, यानी पहले तार को हम मंद्र निषाद से और बाकी सब वैसे ही मिलेंगे। तो ये परंपरा सर्वप्रथम शुरू करी है आपके उस्ताद अब्दुल करीम खान ने, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन तानपुरे को कहते हैं, तो प्राचीन तानपुरे को क्या कहते हैं? अलाबू वीणा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्व आरंभित वह। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, रुद्र वीणा के आपके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? रुद्र वीणा होती है वो आपकी 7 तार की होती है, और इसके 2 प्रकार हैं जिनके नाम है परिवादिनी वीणा, परिवादिनी वीणा, एक ये है आपका, और एक आपका है सरवरी वीणा। परिवादिनी में आपके 7 तार होते हैं,
और सर्वरी वीणा में आपके 6 तार होते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाबू वीणा, डी वाला लग गया, अलाबू वीणा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। स्व आरंभित यह तानपुरे के मंद्र षड्ज तार में सुना जाता है। अब देखिए, जो बहुत रियाज करता है और जिसने काफ़ी सारा गाने को समझा है और स्वरों को समझा है, 10-10 साल हो गए रियाज करते हुए, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कलाकार को, ऐसे साधक को ही ये चीज़ महसूस हो सकती है जो इसमें लिखी है कि स्व आरंभित यह तानपुरे के मंद्र षड्ज तार में सुना जाता है। तो वो गंधार हमको अलग से एक सुनाई देता है, ये मैंने भी महसूस करा है। तो ये जिसने काफ़ी मेहनत करी है, साधना की है, उसी को ये स्वर सुनाई देगा अलग से। अदरवाइज़ तानपुरे में तो पसा सासा ही बज रहा है, लेकिन उसमें गंधार का सुनाई देना एक अलग ही चमत्कार है। वैसे तो सारे स्वर ही तानपुरे में सुनाई देते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे और मेहनत करेंगे तो। नेक्स्ट आपका है खाली स्थान रस का विकास भरत ने किया। अब इसको आप क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए, यहाँ पे आएगा खाली स्थान रस का विकास भरत ने नहीं किया, ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि भरत ने तो इन तीनों का ही विकास किया है। तो ये कहाँ से फिर आंसर आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा शांत रस, यानी भरत जी ने तीनों का अद्भुत हास्य और श्रृंगार का विकास किया, लेकिन किसका नहीं किया है, यहाँ पे नहीं करिएगा, प्रश्न को ठीक करिएगा। तो इसमें आंसर आपका आएगा शांत रस। और शांत रस का सर्वप्रथम आपका किसने वर्णन किया है? तो अभिनव गुप्त ने किया है आपका, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है, अभिनव भारती। नेक्स्ट आपका आता है तिगुन लय में ध्रुपद रचना का हर चरण खाली स्थान मात्राएं लेता है। तो अगर मैं ध्रुपद का ये देखूं कि कौन सी ध्रुपद की ताल में ध्रुपद गाया जाता है, तो चौताल में गाया जाता है। तो 12 मात्रा का आपका चौताल होता है, और चौताल को अगर हम 4 मात्रा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्रुपद की रचना की बात की गई है कि हर चरण कितनी मात्रा में लेता है। तो तिगुन, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दी कि 4 से उसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा ये। तो 3 से जब हम इसको, क्योंकि 3 से क्यों डिवाइड होगा कि ये तिगुन हो जाएगा, तिगुन लय में हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, यानी 12 मात्रा की ताल चौताल में ध्रुपद गाया जाता है, और उसकी जब हम तिगुनी लय करेंगे तो 4 मात्रा में एक चरण उसका कंप्लीट होगा। तो हर चरण 4-4 मात्रा में आएगा, तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4 आएगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट आपका है पट मंजरी राग, यह खालिस्तान रागों का सम्मिलन है। तो ये किसका सम्मिलन है? यह आपके 5 रागों का सम्मिश्रण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है पंडित रविशंकर खालिस्तान के शिष्य थे। तो किनके शिष्य थे? बाबा अलाउद्दीन खां के। उस्ताद अलादिया खां जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक हैं। उस्ताद विलायत खां आपके सितार से संबंधित है, जो कि इमदाद खानी घराने इटावा घराने से हैं। उस्ताद अली अकबर खां सरोद के कलाकार हैं, जो कि बाबा अलाउद्दीन खां के पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हैं, और ये सरोद से संबंधित है। तो ऐसे मैंने सभी का आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके आते हैं पंडित दुर्गालाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपके बाबा अलाउद्दीन हो जाएगा। आखिरी प्रश्न हम इस पार्ट का कर रहे हैं। पंडित दुर्गालाल खालिस्तान घराने से हैं। तो ये कथक के बहुत बड़े नृत्यकार थे, और ये जयपुर घराने से आपके बिलोंग करते हैं। और इनके बारे में एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि नृत्य के साथ साथ ये गायकी में, यानी गायक भी थे और पखावज भी बहुत अच्छा बजाते थे, पखावज भी बहुत अच्छा बजा। तो ये आपका पूरा पार्ट 2 था। तो हमने 101 से शुरू करा था। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो 101 से लेकर 130 प्रश्न तक मैंने संगीत के, जो इसमें DSSB का ये पूरे 200 क्वेश्चन है, लेकिन जो जनरल पेपर है वो 100 क्वेश्चन छोड़ के हमने 101 से शुरू करा था, जिसमें मैंने आपके 30 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए थे। और आज हमने 32 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, जिसमें 162 तक मैंने आपको करवा दिए हैं। अब थर्ड पार्ट जो आपका होगा उसमें ये पेपर पूरा, यानी म्यूज़िक के क्वेश्चंस इसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम 163 से लेकर हम 200 तक उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर हमारा 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा।
और इसके अलावा दूसरे भी जो मेरे पास पेपर पुराने पड़े हुए हैं DSSB के, वो भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। बस आप अगर दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है ऐसे पेपर को सॉल्व करवाने में। बहुत सारी चीज़ें तो पता होती है, लेकिन कुछ अलग आपको, जैसे मैंने नई एक ही क्वेश्चन में आपको 10 प्रश्न कराने की जो कोशिश की है, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ती है। ऐसा ही नहीं सब मतलब हो पाता है, सारी मेहनत का परिणाम है ये, और ईश्वरीय कृपा है। थोड़ी कोशिश कर लेते हैं बस, लेकिन आप लोगों का भी साथ हमको चाहिए, क्योंकि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ आप लोगों का ही है, स्टूडेंट्स लोगों का ही है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, मेरी थ्योरी क्लासेस को जाके देखें, मेरे सारे पेपर सॉल्यूशन को जाके देखें, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये पेपर सॉल्यूशन के आप आगे के पार्ट अगर अभी और चाहते हैं कि और भी पेपर में सॉल्यूशन करवाऊँ, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री